अस्सलामुअलैकुम जनाब। आज 6 रमज़ान है। क़याम रमज़ान में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। छठा रोज़ा माशाल्लाह बहुत खूब गुजरा है सबका। और जैसे जैसे सेपहर शाम की जानिब बढ़ती है तो रोज़ेदार जो हैं वो भी क्लॉक की जानिब देखने लगते हैं कि इफ्तार का टाइम यकीनन करीब आता जा रहा है। तो जैसे कि हमारी रिवायत रही है ट्रांसमिशन में अभी तक कि हम किसी न किसी मौजू पर जो दीनी भी है और दुनियावी भी है उसको डिस्कशन उस पर होती है और उस पर सवाल जवाब हम करते हैं। हमारे साथ मौजूद होते हैं हमारे मजहबी स्कॉलर और मुसन्निफ़ ब्यूरोक्रेट राय मंजूर नासिर साहब। तो आज का जो टॉपिक है उस पर सवाल जवाब तो खैर क्या किए जा सकते हैं। एक महबूब हस्ती जो अल्लाह की भी महबूब है और हमारे लिए वो एक शफात का बाइस हैं। मैं बात कर रही हूँ नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो रसूल की अताअत क्या चीज़ है? अल्लाह का हुक्म मानना और रसूल की अताअत करना क्या एक ही चीज़ है या इसमें कोई फ़र्क है? ये तमाम सवाल जवाब आज हम करेंगे राय मंजूर साहब से, वो हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन बाकायदा ट्रांसमिशन का आगाज़ हम करेंगे तिलावत कलाम पाक से। और तिलावत कलाम पाक की सआदत हासिल करने के लिए स्टूडियोज़ में आज मौजूद हैं कारी फरहान बख्श साहब। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि तिलावत का आगाज़ करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलदि व अन्ता हिल्लुम बिहाज़ल बलद ववालिद वमा वलद लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद। अयहसबु अन लन यक़दिर अलैहि अहद। यक़ूलु अहलक्तु मालन लुबदा। अयहसबु अन लम यरहु अहद। अलम नजअल लहु ऐनैन वलिसानन वशफ़तैन वहदैनाहु नजदैन। فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. فك
رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة صدق الله العظيم। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह फरहान बख्श साहब, बहुत ही खूबसूरती से आपने तिलावत कराम में पाक की है, ज़िम्मेदारी अदा की है और बहुत अच्छी आवाज़, बहुत अच्छा उतार चढ़ाव। तो जनाब हदिया नात की जानिब बढ़ते हैं और हदिया नात नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं नात खान हाफिज़ अब्दुर्रहमान नक्शबंदी। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि हदिया नात पेश कराएँ। जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए, अल्लाह की रहमत के आसार नजर आए, मंजर हो बयां कैसे इल्फाज नहीं मिलते, जिस वक्त मुहम्मद का दरबार नजर आए, अल्लाह की रहमत के आसार नजर आए, बस याद रहा इतना सीने से लगी जाली, फिर याद नहीं क्या क्या अनवार नजर आए, अल्लाह की रहमत के आसार नजर आए, और मक्के की फिजाओं में तैबा की हवाओं में हमने तो जिधर देखा सरकार नजर आए, अल्लाह की रहमत के आसार नजर आए। जज़ाकल्लाह जी, बहुत खूबसूरत कलाम नातिया कलाम पेश किया है और मज़ीद हम इस डिस्कशन की जानिब बढ़ेंगे। जो मैंने आज का मौजू आपको बताया है अताते रसूल क्या चीज़ है और बहसीयत मुसलमान हमारी ज़िंदगी में उसकी क्या अहमियत है, एक मुआशरे में उसकी क्या अहमियत है, इस पर बात करेंगे राय साहब से। इस छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। क़याम रमज़ान में खुश आमदीद। बढ़ते हैं अपने मौजू की जानिब। अताते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है और हमारी बहसीयत मुसलमान ज़िंदगी में इसकी अहमियत क्या है। तो राय साहब हमारे साथ मौजूद है। राय साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसे हम कहते हैं कि अल्लाह का हुक्म और नबी की अतात, हुक्म और अतात को मानने में क्या फ़र्क है। दूसरा, जैसे कि हम किताबों में पढ़ते आए हैं कि पैगंबर अपनी मर्ज़ी से एक लफ्ज़ भी नहीं बोलते, वो वही बोलते हैं जो अल्लाह उन्हें पैगाम भेजता है। तो ज़रा इस पे हमें बताइए।
जी बहुत शुक्रिया। ये बहुत ही हसास और नहायत आम मौजू है और हमारे ईमान का समझें ये जुज़्व है। बिल्कुल और जुज़्व इतना इम्पॉर्टेंट जुज़्व है कि इसके बगैर इंसान मुसलमान हो नहीं सकता। जी। ये मैंने अपनी किताब में भी लिखा है, सीरत वाली बुक में, कि अगर एक शख्स सारी ज़िंदगी पढ़ता रहे ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह ना पढ़े तो वो मुसलमान नहीं हो सकता। कलमा भी मुकम्मल कलमा मुकम्मल नहीं होता और वो मुसलमान भी नहीं होता। सही। तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 3-4 लाइनों में जो तारुफ है ना, कि जैसा कि हम जानते हैं कि तकरीबन 1,24,000 पैगम्बर कमो बेश अल्लाह ताला ने इस दुनिया में नाजिल फरमाए, भेजे, और उनमें से हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये सबसे आखिरी नबी हैं और आपके बाद कोई नबी नहीं है, जिसे हम कहते हैं ख़ातमुन नबिय्यीन। अगर इसमें ज़रा सा कोई शायबा डाउट भी हो ना तो वो इंसान मुसलमान ही नहीं है। सही। और देखिए हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मिराज कराई गई और अल्लाह ताला ने अपने यहाँ बुलाया तो पहले मस्जिदुल अक्सा में ये जहाँ पे गज़ा में अब ये सारा इशू है, वहाँ पे जितने भी अम्बिया थे पहले, यानी वो तकरीबन 1,24,000 जो भी थे, उस सब की इमामत हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कराई। और जो उस सफ़ में शामिल नहीं था इसका मतलब वो नबी नहीं है। बाद में कोई भी अगर वो क्लेम करता है, जो नबी थे वो सारे वहाँ मौजूद थे और उनकी इमामत कराई गई। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो वाहिद हस्ती हैं जिनको अल्लाह ताला ने मिराज शरीफ के ऊपर ले गए। जी। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ये 15वां पारा यहीं से स्टार्ट होता है। ये अल्लाह ताला ने कहा कि पाक है वो ज़ात जो ले गया अपने बंदे को। अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि वो बंदा हजूर सल्लम के को खुद गए। अब जो बंदा उसमें कोई डाउट करता है कि जी कैसे हुआ, क्या हुआ, नहीं तो कैसे लोग मौजूद होते हैं, जी बिल्कुल हैं, मुसलमानों के अंदर भी हैं अनफॉर्चुनेटली। नहीं अगर कोई मुसलमान नहीं वो तो फिर कुछ भी बोले। मुसलमानों के अंदर की बात कर, मुसलमानों के अंदर भी हैं जो जमा तफरीक में बिजी रहते हैं। अच्छा, वो जिसे कहते हैं ना मत मारी जाती है, आप अंदाजा कर लें कि ये अल्लाह ताला की उस पर डाउट करने वाली। अल्लाह फरमाता है पाक है वो ज़ात जो ले गया अपने बंदे को। बिल्कुल। अच्छा, फिर सिदरतुल मुंतहा आपको पता है कि वो 7 आसमानों से ऊपर जो बेरी का दरख्त है, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो है ना वो वहाँ तक उनका लास्ट है, उससे आगे नहीं जा सकते। जी। अच्छा, वो वहाँ रुक गए, अल्लाह ताला के यहाँ हज़ूर पर सल्लम आगे तशरीफ़ लेके गए। और ये वाहिद हस्ती है जिन पे अल्लाह ताला फरमाता है कि इन्नल्लाह व मलाइकातहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं। वाहिद काम जो अल्लाह ताला खुद फरमाया मैं और मेरे फरिश्ते, और ये भेजते का मतलब है कंटिन्यूसली, कोई उसमें गैप नहीं है। बिल्कुल। और अहले ईमान को हुक्म दिया कि तुम भी पैगंबर पर दरूद व सलाम भेजो, यानी ये मैंडेटरी है, लाजिम है, फ़र्ज़ है। और इन हस्ती के बारे में, अच्छा अब हमारा उनसे, मैंने इसमें टॉपिक लिखा है किताब में, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारा रिश्ता क्या। हमें पता होना चाहिए कि वो सिर्फ कोई पैगाम लेके आए और उसके बाद काम ख़त्म हो गया, या उनका। अब देखिए कुरान में आता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह, जो आपने बात शुरू की, अतीउल्लाह ये काफ़ी है, इताअत करो अल्लाह की। अच्छा, अल्लाह जो हुक्म दे उसको माने। आगे फरमाया अतीउर रसूल, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, सूरत अन-निसा आयत नंबर 59, इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो अल्लाह के रसूल की। अच्छा, इताअत जो है ना ये पहला तकाजा था। इताअत ये है कि मसलन आपने किसी से कहा जी मुझे पानी पिलाएं, उसने ऐसे बुरा सा मुंह ना जी पकड़े, तो इताअत तो हो गई ना, पानी तो दे दिया। अगला जो तकाजा है ना वो सूरत आले इमरान की आयत नंबर 31, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। अच्छा, वो है इत्तबाए रसूल। ये पहली थी इताअत करें, यानी जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल हुक्म दे वो माने, जिस चीज़ से मना करें आप रुक जाएं, जिसके करने को हुक्म दे वो करें। अगला इससे क्या स्टेप है, इत्तबाए रसूल। आए पैगंबर, जो आयत मैंने पढ़ी उसका तर्जमा है, आए पैगंबर लोगों से कह दो कि अगर तुम वाकई ही अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो। सही। अच्छा, ये पैमाना हो गया कि अगर पैरवी करोगे तो इसका मतलब है तुम अल्लाह से सच्ची मोहब्बत रखते हो, अगर नहीं करोगे तो नहीं रखते। अच्छा, अगर करोगे तो मिलेगा क्या? 2 चीज़ें मिलेंगी। अब ये मैं कुरान की सिर्फ आयतें पढ़ रहा हूँ, कोई हदीस ज़ईफ मौज़ूआ आगे पीछे इसलिए नहीं कि एक पूरा एक तबका है जो उस पर बहस करना चाहता है। सही। अच्छा, मिलेगा क्या? अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। अब मुझे बताएं इसके बाद क्या चीज़ बाकी रह जाती है? बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद देखिए कि सूरत अल हुजरात ये 49 नंबर सूरा है कुरान पाक में, और उसमें जो आयत मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, आयत नंबर 2 और आयत नंबर 3, उसमें हुआ ये कि एक कबीले के लोग आए हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ दीन के बारे में मसले पूछने। अच्छा, अब देखें ना, किसी बंदे को बुलाने के 2-3 ही तरीके होते हैं कि या आप घंटी मारे, अच्छा बिजली तो थी नहीं उस दौर में, या आप उनकी कुंडी करें, नॉक करें किस तरह से, या आवाज़ दें। उन्होंने आवाज़ें दी, आए मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें तशरीफ़ लाएं। अच्छा, अल्लाह के रसूल सल्लम आराम फरमा रहे थे। आल दो ये है कि आपका तो काम था और आप तो खुश होते थे कि कोई आए, जी लेकिन हाँ। लेकिन अब देखिए ज़रा सी उस आराम में मुखल जो लोग हुए, आए क्यों? दीन सीखने, और कोई तरीका नहीं था बुलाने का। अल्लाह ताला ने बराह रास्त मुदाखलत की। अल्लाह ताला ने कहा ये नहीं करना। अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौत नबी। ये सॉरी, ये आयत मैंने दूसरी पढ़ दी है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो लोग तुम्हें हुजरों के बाहर से पुकारते हैं, हुजरात अच्छा। उसी हुजरे से जी, जी। हुजरात का बना, जी। फरमाया कि जो लोग तुम्हें हुजरों के बाहर से पुकारते हैं इनमें से ज़्यादातर बेअकल हैं। अच्छा। और अगर आइंदा एक रूल बना दिया कि जब तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बाहर तशरीफ नहीं लाएंगे, ओके। आप उनको आवाज़ नहीं देंगे। नहीं देंगे। देखें ना, ये है इत्तबाए रसूल कि जिसमें आपकी मोहब्बत भी शामिल हो। मैंने कहा ना, इताअत ये है कि वो पानी दे दे, और इत्तबाए रसूल ये है कि वो खुश हो कि मैं कितना लकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि ये हुक्म मुझे दिया गया है। और ये आदाब आप देखें दुनिया में हम क्या करते हैं। आप किसी कोर्ट में जाएं, किसी दरबार बादशाह में जाएं, किसी हर अदालत जगह में पे जाएं, प्रोटोकॉल है ना। नहीं मैं अर्ज करता हूँ, तरीका छोटा कार। बंदा दूसरे बड़े बंदे के आदाब सिखाता है। आप जी। अदालत में जाते हैं ना, वहाँ पे जो पुलिस वाला होता है वो कहता है जी बटन बंद कर ले, काली अच्छा, ऐनक उतार दें, अच्छा। ऐसे खड़े हो जाएं। ओके। ये पहला मौका है कि अल्लाह ताला आदाब सिखा रहा है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि जी, जी, वसल्लम, और वो भी कुरान पाक के अंदर। सुभान अल्लाह। अच्छा, फिर अब आप देखिए कि ऊंची आवाज़ इंसान से बात हो जाती है, लेकिन अल्लाह के रसूल के साथ क्या मामला किया। जो आयत में पढ़ रहा था वो ये है, सूरत अल-हुजरात की आयत नंबर 2, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौत नबी। आए ईमान वालो, अपनी आवाज़ पैगंबर की आवाज़ से बुलंद ना करो। यानी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ तशरीफ़ फरमा है, वहाँ दो लोग आपस में भी उतनी ऊंची आवाज़ में बात फरमाया नहीं कर सकते कि उनकी आवाज़ हजूर सल्लम की आवाज़ से ऊंची हो जाए। ऊंची हो जाए। अगला फरमाया वला तजहरू लहू बिलकौल कजार इबादिकुम लिबादिन। अच्छा, और ना ऐसा करो कि जैसे तुम आपस में जोर जोर से बात करते हो, यानी एक तो वो नहीं करना और दूसरा पैगंबर के साथ जोर से बात नहीं करनी, दो चीजें हो गई। अच्छा, अब देखिए ना, आवाज का ही मामला है ना कि थोड़ी सी आवाज ऊंची हो जी गई, हाँ। सजा क्या है? अंताबत आमालुकुम व अंतुम ला तशउरून। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी सारी जिंदगी की नेकियां जो है, ये कुरान के अल्फाज हैं कि तुम्हारा सारा किया कराया अकारत चला जाए, बल्कि अल्फाज है ताबत जब्त कर लिया जाए और तुम्हें शऊर भी ना हो। यानी देखें ना, हम उसको कितना मामूली। और आपको पता है ना, यही आयत हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो रोज़ा मुबारक है वहाँ भी लगी हुई है कि आप ऊंची आवाज़ में बात नहीं करेंगे। अच्छा, अगली आयत ये फरमाया कि जो लोग इस पे अमल करते हैं जी। कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ अपनी आवाज़ों को पस्त रखते हैं, फरमाया उनको क्या मिलेगा? लहुम मगफिरतुम व अज्रुन अज़ीम। उनके लिए मगफिरत है। अच्छा, मगफिरत काफ़ी नहीं है। अच्छा, हाँ, देखा ना, मगफिरत बंदे की हो गई, वो दोज़ख से बच गया, जन्नत में चला गया। अल्लाह ने फरमाया कि उनके लिए मगफिरत है और अजर अजीम है। सही। अब सोचिए, अल्लाह जिसको कहता है कि अजर अजीम है, वो क्या फिर हमारी तसव्वुर से बड़ा काम है। अच्छा, एक नुक्ता आपने बड़ा खूबसूरत उठाया था शुरू में। आपने कहा कि पैगंबर जो है वो सिर्फ अल्लाह ताला की वही के जरिए बोलता है, वो खुद अपनी मर्जी से नहीं बोलता। जी, जी। अब पता है, यहूदियों के 3 कबीले थे मदीना में, बनु नज़ीर, बनु कैनका और बनु कुरैज़ा। तो बनु नज़ीर से जब लड़ाई हुई, उनकी शरारतों की वजह से वो सारे इनकी, अच्छा यही हरकतें इनकी 1400 साल बल्कि पहले से आ रही हैं, कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। अल्लाह ताला ने इनको सबसे अफसल कौम बनाया और फिर फजीलत आज भी वैसे ही है। अच्छा, वो कले में बंद हो गए और 72 कले थे टोटल मदीने में, 59 यहूदियों के पास। इनको उस वक्त भी सुनार का काम और बिजनेस में बड़े छाए हुए थे। अच्छा, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ खजूरों के दरख्त जो इस कबीले के थे, फरमाया कि ये काट दो, ये छोड़ दो, ये दरख्त काट दें, ये छोड़ दें। अच्छा। और इन्होंने उस पर शोर मचाना शुरू कर दिया। अच्छा, उस पर अल्लाह ताला ने सूरत अल हशर की आयत नंबर 5 में इरशाद फरमाया। अब ये बड़ी सुनने वाली बात जी। अल्लाह ने फरमाया कि खजूरों के जो दरख्त तुमने काट डाले या जिनको अपनी जड़ों पर खड़ा रहने दिया, ये सब अल्लाह के हुक्म से था। अच्छा, कुरान में कोई ऐसी आयत नहीं है जिसमें अल्लाह ने कहा हो कि ये दरख्त कटवाओ और ये छोड़ दो। जी। ये हजूर पाक सल्लम के अपने अल्फाज हैं। अच्छा। और बाद में उसकी जिम्मेदारी किसने ले ली? अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो आपने फरमाया वो मेरे हुक्म से था। ये बिल्कुल वही बात, ये हम कहते हैं ना कि एक वही जो वो है कुरान की शक्ल में और एक दूसरी वही जो है हजूर सल्लम तो अपनी मर्जी से कोई वो नहीं करते थे। जी, बिल्कुल। और देखिए, तबाय रसूल का क्या है कि एक साबी थे अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु, मस्जिद नबी में तशरीफ़ लाए और अंदर आ रहे हैं तो बिल्कुल जो होती है ना चौखट, उस पर एक पाँव ऐसे अंदर रखा, एक पाँव अभी तक बाहर है। अच्छा। तो और भी सहाबा कराम बैठे थे। हजूर अकरम सल्लम ने फरमाया कि मोमनो बैठ जाओ, वो वहीं पे बैठ गए। यानी देखे ना, एक पाँव अंदर करने में कितना लगता है, 1 सेकंड। बिल्कुल। एक साहबी तशरीफ लाते हैं और हजूर अकरम सल्लम को, उनकी एक ही मुलाकात है हजूर पाक सल्लम से, कहीं दूर से आए, ज़ियारत की और चले गए।
अच्छा, उस दिन जो कमीज पहना था आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो बटन खुले हुए थे। अच्छा, उस साहबी ने पूरी जिंदगी बटन ही बंद नहीं किया। उन्होंने कहा जी अल्लाह के रसूल बटन बंद नहीं करते थे। ये जितने भी है ना जी, कि हाथ इधर बांधे, इधर बांधे, इधर बांधे, ये सब हजूर अकरम सल्लम की सुन्नतें हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया ना कि वरफ़अना लका ज़िक्र, कि आपका जिक्र आपके लिए हमने बुलंद कर दिया। ये अल्लाह ताला ने करोड़ों लोग लगा दिए इधर, करोड़ों लगा दिए इधर, करोड़ों लगा दिए रफ़ा यदैन पे करोड़ों, ये सब हजूर सल्लम की सुनते हैं। यानी जिस सहाबी ने उन्हें जिस हालत में जब नमाज पढ़ते देखा, उसने वो इख्तियार कर ली, और बाद में फिर हमने क्या किया कि उसे फिरकों की शक्ल दे दी। और अल्लामा इकबाल ने कमाल की बात की है। अब अल्फाज में देखिए, हम अल्फाज पे गौर ही नहीं करते ना, आई चलाई में देखिए ना, उन्होंने फरमाया अब ये जितनी मैंने तमहीद बांधी कि इताअत, इताअत के बाद इत्तबाए रसूल जी। अल्लामा इकबाल ने कहा कि की मोहम्मद से वफा तूने, अब इसमें वर्ड सुनने वाला है वफा, ये नहीं कहा कि मोहम्मद की इताअत तूने, की मोहम्मद से फलां तूने, फरमाया की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे हैं। अल्लाह ताला कहता है कि मैं तेरा हो गया। लहो कलम आपको पता है, जैसे कहते हैं हम सादा चेक रख दें किसी के सामने, यानी तख्ती है और उसके ऊपर कलम दे दिया कि जो तू मर्जी लिख, ब्लैंक चेक भर ले, ब्लैंक चेक। लेकिन तकाजा क्या है कि मोहम्मद से वफा तूने। देखिए ना, सबसे ज्यादा वफादार जो है ना, मैंने जो अपना अंदाजा लगाया है, घोड़े से भी ज्यादा वो कुत्ता होता है। कुत्ते को देखिए ऐसे लोग रोटी फेंकते हैं, मतलब ये कुत्ते के लिए स्पेशल कोई गोश्त नहीं लेता, कोई नहीं, गाँव में कहीं बर्तन होते हैं कहीं नहीं होते, ऐसे मट्टी पे बाज का लोग फेंक देते हैं। उस मालिक के लिए जो कुत्ते को इस तरह मतलब दुर 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 यही कहते हैं वो अपनी जान देते हैं, ये है वफा। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारा जो रिश्ता है, देखे ना, उनकी शफात के बगैर तो अगले जान भी कोई नहीं है। और शफात का जिक्र कुरान में है। मैंने सारी आयतें कुरान पाक की इसलिए ली हैं कि अल्लाह ताला ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो कहते हैं ना रेड लाइन है, मोस्ट सेंसिटिव है। अल्लाह ताला को इतनी सी बात बर्दाश्त नहीं हुई कि किसी ने बाहर से आवाज मारी, देखे ना, आखिर मिलना था, अल्लाह ने कहा नहीं, आप आवाज नहीं मार सकते, आप बाहर वेट करेंगे। और अब भी देखिए साहबा कराम का ये तरीका रहा, औलिया कराम का रहा। अभी भी जो नेक लोग हैं, जो उनके असातिज़ा कराम है, वो बाहर जाके बैठ जाते हैं उनके घरों में, बैल नहीं करते जी। और एक बात मैंने किताब में लिखी और मुझे बड़ी तकलीफ है उसकी, मैं सब मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ। देखिए बचपन में मैं ना लेटर पढ़ता रहा हूँ, ये लेटर आते थे ना फौजियों के या बाकी लोग जो बाहर होते थे। अच्छा, बीवी को या माँ को समझ आ गई, लेटर है जी मोहम्मद नदीम का, वो लिख रहा है अम्मा जी मैं सियाचिन में हूँ, 1500 रुपए मोहम्मद रमजान के हाथ भेज रहा हूँ, मैं खैरियत से हूँ, 2 महीने बाद आऊँगा। माँ कहती है बेटा फिर पढ़ के सुनाए, बेटा फिर पढ़े, समझ उसको आ गई है। अब वो मोहब्बत है ना। ये जो हदीस है काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आगे जो अल्फाज हैं ये कहाँ से निकले? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने अल्फाज है ना, हू बहू। तो मैं कहता हूँ कभी लाड से हम वो दोहरा ही लेते जी। देखे ना, अगर हमें इश्क रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसके बगैर तो चारा ही नहीं है ना। मैंने कहा ना ईमान मुकम्मल होता है। अच्छा, आप इश्क रसूल की बात कर रहे हैं। अब इश्क रसूल में हमने देखा कुछ लोगों ने ये दावा किया कि वो जो कर रहे हैं वो इश्क रसूल में कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सारी ज़िंदगी इतनी शफ़क़त, इतने तहम्मुल से लोगों से गुजारी, उन्होंने ऐसे ऐसे अपने दुश्मनों को भी माफ़ किया। हम क्या करते हैं, इश्क रसूल का नाम लेके सड़कें ब्लॉक कर देते हैं, नहीं देखते कोई एम्बुलेंस है, नहीं देखते कोई बूढ़ा है, कतारें लगी हुई हैं, और ऊपर से जलाओ घेराव कर देते हैं। तो इस फेल के बारे में अब क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज मौजूद होते या जानते तो वो सब है, वो कौन सा कोई बेखबर है, तो क्या वो पसंद करते इस बात? नहीं, बिल्कुल नापसंद करते। आपने बड़ा सही कहा है। देखिए पूरे इस्लाम का, देखिए हम मिलते हैं तो एक दूसरे से क्या कहते हैं, अस्सलामु अलैकुम, आप पर सलामती हो। अच्छा, ये कौन सी, पूरा दीन इस्लामती है ना, इस्लाम का मतलब इस्लामती है, और इस्लाम का मकसद एक दूसरे की सहूलत। अब देखिए ना, अगर आप रास्ते बंद कर देंगे या आप मतलब एक घंटे घंटे की तकरीरें स्पीकर पे इतनी चीख चिल्ला के करेंगे। देखिए इस्लाम, हजूर पाक सल्लम का क्या अंदाज था कि मुख्तसर बात फरमाते थे, अगले के ज़हनी सतह को सामने रख के कुछ सवालात करते थे। अच्छा, कोई लंबी तकरीरें नहीं है। ये जुमे की जो असल स्पीच है, ये उर्दू वाली तो हम इसलिए करते हैं ना, लोगों को समझ नहीं आती। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ जुमा प्रेयर एट ऑल। देखिए ना, जुमे का जो खुतबा है वो पहले 3 आयतें पढ़नी होती हैं, मतलब 1-2 मिनट पहले, 2 मिनट बाद में, सारा मिला के 4 मिनट। अच्छा, वो 4 भी आप ये समझे कंपनसेशन है कि 4 रकतों के बजाय आपने 2 पढ़नी है ना, तो जुमे और जोर की नमाज में 1-2 मिनट का फर्क लगता है। इस्लाम में ये बिल्कुल जायज नहीं है। और ये जो नई नई बातें आ रही है ना, जैसे देखे ना ईद मिलादुन नबी है, अच्छा उस पर जिस तरह के तमाशे अब होने शुरू हो गए, वो गाने लगे हुए होते हैं, उस पे बच्चे डांस कर रहे होते हैं, पटाखे फोड़े होते हैं। वो एक हूर बिठाई हुई थी पिछले 2-3 सालों में। वो जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जाएगा, पता नहीं ये लोग क्या करेंगे। नहीं, उसका एक ही हल है कि इसका इस्लाम में तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं। देखिए उसका एक ही हल है कि हम कुरान हदीस से जुड़े रहें, क्योंकि उसमें तो कोई तब्दीली नहीं, ला तब्दीला लिकालिमातिल्लाह।
अब ये तशरीफ फरमाए हैं ये हमारे नात बहुत खान। इंपॉर्टेंट गुफ्तगू है, यहीं जी। से गुफ्तगू के सिलसिले को शुरू करेंगे। व्यूअर्स, एक छोटे से ब्रेक पे हमें जाना है, साथ रहिएगा। मैं चाहती हूँ कि इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन जो है वो आप भी ज़रूर सुनें। पयाम रमज़ान में खुश आमदीद जनाब। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अतात रसूल क्या चीज़ है और क्यों इतना अहम है, नबी से हमारा रिश्ता क्या है, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारा रिश्ता क्या है और ये कितना खूबसूरत और मीठा रिश्ता है। इस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि एक नात हम सुन लें। खुशकिस्मती से इस वक्त नात खान हमारे साथ मौजूद हैं, अब्दुर्रहमान नक्शबंदी। तो अब्दुर्रहमान, एक नात सुना दीजिए प्लीज़। मेरे कमली वाले की शान ही निराली है, मेरे कमली वाले की शान ही निराली है, दो जहां के दाता है और कमली काली है। हर तरफ मदीने में भीड़ है फकीरों की, हर तरफ मदीने में भीड़ है फकीरों की। एक देने वाला है, सारा जग सवाली है। एक देने वाला है, सारा जग सवाली है। और जितने उनके मंगते हैं मैंने सबसे पूछा है, जितने उनके मंगते हैं मैंने सबसे पूछा है। अरे कोई भी नहीं कहता मेरी झोली खाली है, मेरे कमली वाले की शान ही निराली है। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत ही खूबसूरत कलाम, और बचपन में सुना करते थे ये नात और वही याद आज ताज़ा हो गई। तो राय साहब, हम बात कर रहे थे इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, एक मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। इसके बगैर या इससे ला ताल्लुक़ हो के ना तो मेरा ख्याल दीन मुकम्मल होता है, ना आपका ईमान मुस्तहकम हो सकता है अगर आप इस चीज़ से मुनकर हो जाते हैं, आप इसकी अहमियत को नहीं जानते और आपको वो लगाव नहीं है। और मुझे लगता है कि बेशक लोगों को पूरी नॉलेज भले ना भी हो, लेकिन इश्क ज़रूर होता है, एक अटैचमेंट है। आपको इस नाम से एक अटैचमेंट महसूस होती है कि जहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लफ्ज़ आया, एक सेंटिमेंट्स फील होते हैं आपको, यार इससे इनके साथ कुछ जुड़ा हुआ है हमारा, है ना। लेकिन फिर जब हम इसको बहुत एक्सट्रीम पे ले जाते हैं अपनी सोसाइटी में, वो भले वो रोड्स ब्लॉक करने की बात हो, भले फिर जो हम ईद मिलादुन नबी पे जश्न के नाम पे देखते हैं, तो आप समझते हैं कि दीन में ये चीज़ कहाँ स्टैंड करती है, सही है, गलत है। चले हम ईद मिलादुन नबी पे जिस तरह बच्चे जैसे बोलते हैं ना, पहाड़ियाँ, वो सजावट और फिर म्यूज़िक लगा के नाच रहे हैं, म्यूजिक का तो और नाचने का तो मेरे ख्याल है इस्लाम में पसंद ही नहीं किया गया। जी बिल्कुल ऐसे ये बताएं हमें इस पे। ये अभी देखे ना, नक्शबंदी साहब ने 2 दफ़ा जो नात पढ़ी है ये बहुत खूबसूरती से। अच्छा, फिर इसमें देखे ना ऐसा ऐसा दफ शामिल हो गई कि जी वो मदीने मैंने सुना दफ की इजाजत है। मैं करता हूँ ना, वो दफ की इस हद तक इजाजत है कि जब कुबा में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए और फिर मदीना मुनव्वरा में कुबा के बाद तशरीफ ले गए। अब तो खैर जुड़ गया है, लेकिन उस वक्त अलग अलग थोड़ा फासला था। तो दोनों जगह पे, और हुजूर सल्लम जब भी किसी बड़े गज़वा से तशरीफ लाते थे तो फिर भी लोग इस्तकबाल करते थे। और वो बच्चियों ने वो दफ पे जाके पढ़ा ताला उल बद्रु अलैना। अच्छा, वो उससे दफ आ गई, चले दफ तक बात हो गई, दफ के बाद फिर ढोल की और फिर जो दुनिया जान का। जो आजकल नाते हैं फिर अब इंडियन सॉन्ग्स के ऊपर देखे ना तर्ज बन के, यानी आप ना रमजान जब आते तो वो कैसे कैसे गाने आ रहे होते। अभी देखे ना, जब इन्होंने ये पढ़ी पहले, अच्छा मीनार, मस्जिद नबी के मीनार नजर आए, तो मुझे बिल्कुल अपनी फीलिंग आ गई कि जब फर्स्ट टाइम मैं हज पे गया था और मैंने जब पहली दफा मीनारों को देखा तो अच्छा, अब वो जो नात आप सुनते हैं ना तो आपको फीलिंग आती है उस गाने की, क्योंकि वो बिल्कुल उस गाने के पैटर्न पे है। तो देखे ना, इस्लाम में जितना
आप प्यूरीफाई रहेंगे जितना असल इस्लाम की बिल्कुल तरफ। बिल्कुल। अब देखें ना, एक तरफ तो ये है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैंने कहा कि जो कहना जी कि सिर्फ कुरान और सिर्फ कुरान, तो वो तो मुसलमान जी, ही नहीं है। सही। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ फिर आप नमाज पता करें कि कहाँ से पढ़नी है। कुरान में तो सिर्फ ये नमाज पढ़ें, बिल्कुल रखते बिल्कुल। नहीं लिखी हुई, तरीका जी, नहीं लिखा हुआ। जी। लेकिन कुछ लोगों ने, जो आपने कहा ना, गुलू इसे कहते हैं, एग्जेजरेट कर देना। अच्छा। अगर आप बहुत नीचे लेके आएंगे तो भी दीन से खारिज, अगर आप हाँ। उससे ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर मैं बताता हूँ क्या है। सही। हमारे पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह ऐसे बाबे पाए जाते हैं, अच्छा। अस्तगफिरुल्लाह, वो कहते हैं कि है ना कुल हुवल्लाहु अहद, जी, वो जी। कहते हैं अहद मीम का पर्दा मिला के दुनिया में आ गया। अहद में मीम मिलाएं तो क्या बनता है? अहमद, ओके। जो कि हजूर पर सल्लम का नाम है। जी, जी, इन अदर जी। वर्ड्स नौजुबिल्लाह वो ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने ओह। एक शक्ल बदल के ये अल्लाह ताला ही। ओहो, अच्छा, अच्छा। आप देखें ना, ये तौहीद में आप इतनी सी मुदाखलत हाँ, करेंगे नहीं कर तो सकते। अल्लाह को पसंद ही नहीं है। बिल्कुल अल्लाह ने कहा कि शिर्क की कोई माफ़ी नहीं है। अच्छा, उधर वो मकाम है। और अगर ये कहें जी हजूर सल्लम ये हमें कुरान पाक ऐसे पकड़ाने आए थे, मैसेंजर जैसे होता जी, है, जी। तो ये तौहीन रिसालत है। अच्छा, सही। तौहीन रिसालत मैंने कहा अल्लाह ताला को तो आवाज़ देना पसंद नहीं आया। तो आपको ना ये बिल्कुल ऐसे बाइफिकेट करना पड़ेगा। और फिर हजूर सल्लम ने फरमाया कि जिसने दीन में को मेरे नाम पे नई चीज़ दाखिल की, सही। या मेरे नाम पे कोई गलत हदीस, देखिए हमारी बेशुमार चीज़ें ऐसे चलें तरगीब के लिए है ना, नमाज की बात है, लोग नमाज पढ़े तो खुद ही लोगों ने हदीसें गाड़ ली। अच्छा। इतना ज़्यादा सवाब होगा, वो हदीस में कोई नहीं है। सवाब सही, है लेकिन वो सही, हदीस गलत है। सही। अच्छा, खुद अजाब गाड़ लिया ऐसे लोगों को डराने के लिए। भाई आप उसमें एक वर्ड ऊपर नीचे नहीं कर सकते। जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने बताया है एग्जैक्ट वही दीन है। इसलिए देखिए आज मैंने जितनी आपके सामने ये बातें रखी, ये सारी मैंने कुरान पाक से रखी। बिल्कुल बिल्कुल। और अल्लाह ताला ने देखिए हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बिल्कुल एक अलग सलूक की है। जी यानी हाँ। पूरी कायनात एक तरफ। अब ये मतलब इस्लाम में पक्की पीढ़ी बात है, जी। लोग हर एक अपना नुक्ता नज़र है, लेकिन हमें बिल्कुल कंफर्मेशन है इस बात की। बिल्कुल। और मैंने कुरान जब पढ़ा ना पहली दफ़ा तर्जमे के साथ, मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह जो सच है ना वो मेरे दिल में उतार दे। ये नहीं है कि मैं इसे अपनी फ़िक्र साबित करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं ये कायनात पैदा ही ना करता आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैंने आपको पैदा ना करता। यानी सही। ये पूरी कायनात का पर्पज़ ही हजूर पाक सल्लम की ज़ात है। सही। और फिर देखिए ना, मैंने कहा और कोई एक हस्ती बताए ना जिस पे अल्लाह खुद दरूद भेजता हो। जी और हाँ। अल्लाह ने देखिए ये सारी बातें कहाँ पे लिखी? कुरान के अंदर, बिल्कुल। ताकि ना कोई शक, ना कोई ज़ईफ, ना कोई रावी, ना कोई सका, ना जी इधर हाँ। की बात। मतलब आप कुरान को नहीं मानते तो फिर तो आप बिल्कुल दायरे इस्लाम से खारिज है ना। हाँ, जी हाँ, जी हाँ, तो बिल्कुल। देखे ना, ये दोनों चीज़ें जो है ना, अल्लाह और अल्लाह का रसूल, कुरान और सुन्नत, ठीक है, ये दोनों ऐसे मिलती हैं तो इस्लाम मुकम्मल होता है, उसके बगैर तो होता नहीं। बिल्कुल। और जैसे मैंने कहा ना कि आप सल्लम के साथ अल्लाह ताला के एक अलग रिश्ता है, जी। एक अलग ताल्लुक है जो पूरी कायनात में किसी के साथ नहीं है। नहीं है। ये जिस तरह हजूर सल्लम ने हिजरत फरमाई मदीना मक्का से, ये 11 लोग जो है ना, ये तलवारें लेके बाहर बैठे हुए थे कि हजूर सल्लम जैसे ही सुबह उठेंगे यकदम हमला करेंगे और आपको नौज़बिल्लाह शहीद कर देंगे। जी हाँ। अब अल्लाह ताला ने सिर्फ हजूर सल्लम की जान नहीं बचाई, अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनके सरों पे मट्टी डालो। और मट्टी वो थी जिसमें कंकरियां थी। अल्लाह ताला ने नींद का गलबा उन पे किया, सही। उन 11 काफरों पे। और अपने रसूल पे सल्लम को देखे ना, ये ज्यादा जिल्लत वाली बात है ना कि जी कहते हैं हाँ। फलां के सर में मट्टी, और मट्टी भी हाँ। कंकरियों वाली, सर में खाक डाल दी। वो हजूर सल्लम सूरत यासीन पढ़ते हुए चले गए और उन्हें नहीं पता चला। इस तरह मदीना में जाके हजूर सल्लम का पहरा देते थे सहाबा कराम। खतरा था ना कि हमला हो जाएगा, यहूदी कर देंगे या कुफार कर देंगे मक्का से। फिर एक आयत नाजिल हुई, अल्लाह ताला ने फरमाया कि आज के बाद आपकी हिफाजत की बरह रास्त गारंटी हम करते हैं। और हजूर सल्लम का देखिए कि उसी वक्त जो साबी पैरे हुए थे उनको फरमाया कि अब अल्लाह की आयत आ गई है, आप अपने घर चले जाएं। अच्छा। तो अल्लाह ताला का अपने रसूल के बारे में सुभान अल्लाह। इतनी सी भी, जिसे कहते हैं ना, बर्दाश्त, तौहीन तो दूर की बात है ना, तौहीन की ते भी हो। देखिए ना, जैसे मैंने कहा कि अगर आवाज ऊंची हो गई तो उसकी सजा क्या है? 10-20 नंबर नहीं कटेंगे, हाँ, अंता अमाल बताम ज़ब्त सारे हो के जाएंगे। सारे अमाल जब्त कर लिए जाएंगे और तुम्हें उसका शौर भी नहीं होगा। और अगले जहान भी देखें अल्लाह ने ये आयतुल कुर्सी जो है उसके अंदर है ना कि शिफात, लेकिन अल्लाह की इजाज़त से। तो अल्लाह सबसे पहले इजाज़त किसको देगा? बाकी सब लोगों के पास, पैगंबरों के पास लोग जाएंगे, तो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सब के पास, तो वो ये कहेंगे जी नफसी नफसी, आज मुझे तो अपनी जी, पड़ी हुई है, जी, मेरी जी, बख्शिश हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल। वो जो दिन है ना, इतना हौलनाक और इतना, फिर तो अल्लाह ताला जब इंसाफ का तकाजा तराजू पकड़ेगा ना, तो बिल्कुल। उसके बाद को मामलात बेहतर होंगे। खवातीन, बच्चों और जानवरों के लिए भी बहुत शफकत का आपने दर्स दिया, बिल्कुल, ताकीद की, नसीहत की। बिल्कुल। इस बारे में भी जल्दी से बताएं, वक्त कम रहेगा। देखें ना जी, ये मैं कहता हूँ प्लांटेशन से लेकर खवातीन तक, खवातीन तो मैं कहता हूँ कि वो यकीन करें, मैं कहता जितनी हूँ इज्जत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी शुक्र है आप लोगों खवातीन को अपने को। राइट्स का नहीं पता जो इस्लाम ने अता फरमाए। लेकिन पता आपके होना ऊपर कोई चाहिए मुआशी था। बर्डन ही नहीं है।
मतलब है अगर मेरी बीवी 10 लाख रुपए महीना कमाती है और मैं 1 लाख कमाता हूँ तो घर मैंने चलाना है, और मैं बेगम से पूछ नहीं सकता। इस्लाम मुझे बाउंड करता है कि भाई आप 10 लाख आपके किधर से आए, वो उसकी प्रॉपर्टी है, मैं उसमें छेड़ा छड़ी नहीं कर सकता। तो अल्लाह ताला के, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ ना मोहब्बत का, प्यार का, इत्तबाए रसूल, जो मैंने कहा कि ये, और ऐसे एक साहबी जा रहे थे एक दफ़ा किसी और साहबी के साथ, ऐसे ठोकर सी लगी, तो साहबी ने कहा जी यहाँ तो बिल्कुल हमवार है, कोई मसला नहीं। उन्होंने फरमाया एक दफ़ा मैं हुजूर सल्लम के साथ जा रहा था और इधर एक पत्थर था, तो आप सल्लम को ज़रा सी ठोकर लगी थी। आप जितना देखिए ना, ये माँ कैसे प्यार करती है बच्चे के साथ, ठीक है ना, शायर कैसे अपनी महबूबा के वो लिखता है, तो ये मतलब महबूब कायनात है। अल्लाह ताला खुद उनसे सोचे इससे बड़ी क्या चीज़ है कि मैं मोहब्बत फरमाती हूँ और दरूद भेजता हूँ, मैं खुद दरूद भेजता हूँ, मेरे फरिश्ते भेजे और हमें हुक्म दिया कि आप भेजें, तुम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजो। तो जनाब गुफ्तगू के सिलसिले को यहाँ पे कुछ देर के लिए रोकते हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और मेन्यू पूछेंगे कि क्या है और आज सबरोस और कश्मीर के किचन में क्या बनने जा रहा है। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। पयाम रमज़ान में हमारा आपका साथ जारी है। किचन में भी खूब तैयारियां हो रही हैं। जनाब महविश आ चुकी हैं, उन्होंने किचन का महाज संभाल लिया है। सैब्रोसो और कश्मीर कुकिंग ऑयल उनकी हेल्प कर रहे हैं उनके तमाम तर कामों में। तो महविश से एक बार पूछ लेते हैं कि महविश आज का इफ्तार मेन्यू क्या है, ज़रा बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज का इफ्तार मेन्यू है, मैं बना रही हूँ चाइनीज़ ब्रेड रोल्स, जो कि इफ्तार में बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। बिल्कुल। और उसी के साथ साथ बना रही हूँ, स्वीट में है फ्रूट ट्राइफल, और ड्रिंक जो है वो है बेजल सीड ड्रिंक, जैसे तुक मलंगा है ना, उसको उसकी हम ड्रिंक बनाएंगे। और सबरोसो में मैं फ्राई कर रही हूँ सबरोसो के सीख कबाब और उसके साथ साथ चिकन समोसा कश्मीर कुकिंग ऑयल के अंदर। कश्मीर कुकिंग ऑयल आपके पास मौजूद है जनाब, जो कि डाइटिंग में भी बड़ा फेवरेबल है और लाइट टू ईट एंड डाइजेस्ट है। तो महविश का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और देखते हैं कि आज महविश कितना टाइम लेती हैं और क्या आज भी वो चीनी का बाइकआउट करती हैं और सिंथेटिक मीठा नहीं डालती हैं अपने खाने में। तो जनाब महविश को हमने टाइम दे दिया है, वो अपने महाज पे सरगर्म है। स्टूडियोज़ में हमारे पास आपके लिए एक बहुत अहम मेहमान मौजूद हैं। जैसे कि रमज़ान हमें सबक देता है, दर्स देता है कि हर चीज़ में तनासुब, एतदाल होना चाहिए, खाने पीने में एतदाल होना चाहिए, उसी तरह फैमिली में भी एतदाल होना चाहिए। यानी आई एम टॉकिंग अबाउट फैमिली प्लानिंग। एक बहुत ही अहम शख्सियत जिससे हम इस बारे में बात करेंगे और इससे जुड़े हुए क्या क्या पहलू हैं, इनके महकमे की क्या जिम्मेदारियां हैं, उस पर भी इनसे बात करेंगे। तो जनाब इनका एक थोड़ा लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन है। मेरे साथ मौजूद हैं महकमे बहबूद आबादी की डीजी और आप CEO हैं एट द सेम टाइम पंजाब पॉपुलेशन एंड इनोवेशन फंड। मैं बात करी हूँ समन राय की। वेरी वार्म वेलकम समन, आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम में। तो मुझे बताइएगा कि अभी जब आप तशरीफ़ लाई और ऑफ कैम जब हम बात कर रहे थे तो आपने कहा कि लोग ये समझते हैं कि सिर्फ फैमिली प्लानिंग जो है वो ही महकमा बहबूद आबादी का काम है, लेकिन आपने कहा कि इससे जुड़ी हुई और बहुत सी जिम्मेदारियां हैं जो आमतौर पे हम नहीं जानते। तो आप थोड़ा सा ज़रा इसका पोर्टफोलियो हमें ज़रा बताइए कि क्या क्या चीज़ें हैं जिन्हें आप सोसाइटी में लुक आफ्टर करते हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए। आई थिंक बेशक रमज़ान हो या कोई भी और महीना चल रहा हो, इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि कुछ जो पब्लिक से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम रिटरेट करते रहेंगे। और आई थिंक दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आवर डिपार्टमेंट इज़ ट्राइंग टू डू। बहुत सालों से महकमा बहबूद आबादी से रिलेटेड हर जुड़े हुए मसले के ऊपर लोगों से बातचीत करता है, उनको एजुकेट और इन्फॉर्म और अवेयरनेस देने की कोशिश करता है। मुझे बड़ा अच्छा लगा अभी आपने उनसे पूछा आज आप क्या पका रही हैं। तो आई थिंक जब हम रोज़ यही सवाल पूछते हैं कि आज हम क्या पकाएंगे, तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि हम अपनी लाइफ का क्या करेंगे। बिल्कुल। और जो डिसीजन आज आप लेंगे वो आपके ऊपर असरअंदाज होता है, और कुछ तो डिसीजन ऐसे हैं जो आपकी ज़िंदगी भर आप पे बहुत डीपर इम्पैक्ट करते हैं। हाँ, बिल्कुल। सो डिपार्टमेंट के 3 की एरियाज़ हैं। एक तो फैमिली प्लानिंग जिसे आपने बताया, बट फैमिली प्लानिंग से जहन में सिर्फ ये आता है कि कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल होगा, कुछ मैरिड कपल्स के मुतालिक अवेयरनेस होगी। आई थिंक इट इज़ मच मोर देन दैट, इट इज़ अ कंप्लीट डिसिप्लिन ऑफ लाइफ। और इसको अगर हम बहुत सादा लफ्ज़ों में एक्सप्लेन करें तो जैसे फैमिली को प्लान करें, आपने कब फैमिली करनी है और उसको आपने प्लान करना है, स्मॉल नॉर्म्स, कितना फैलाना है फैमिली को, आपने कितना बढ़ाना है, नॉर्म्स पे जाना है। अच्छा, ये पूरी दुनिया में फैमिली प्लानिंग पे जो डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं, काम करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में तो इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 25 करोड़ तक हमारी आबादी हो चुकी है और पंजाब की आबादी 12 करोड़ के लगभग है।
और उसमें निस्फ हिस्सा तकरीबन ख़वातीन का है। निस्फ से थोड़ा कम है, लोगों को लगता है शायद ख़वातीन ज़्यादा है, लेकिन निस्फ से थोड़ा कम ख़वातीन है। तो जितने लोग इस वक्त फर्टाइल एज में हैं, जो शादी कर रहे हैं, उन सब के लिए बहुत सारी अवेयरनेस हमारा महकमा रात दिन थ्रू रेडियो, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, सोशल, डिजिटल मीडिया बताने की कोशिश करता है। बहुत सारे मैसेजेस जो कि हम उनको डिसैमिनेट करने की कोशिश करते हैं। द सेकंड बिगेस्ट साइड ऑफ द डिपार्टमेंट इज़ डेमोग्राफी। डेमोग्राफी इज़ एक्चुअली द साइंस ऑफ पॉपुलेशन, कि आप कितने हो चुके हैं, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के कैसे आपकी आबादी की उम्र बढ़ती जा रही है, तब्दील होती जा रही है। तो जिस तरह सबको पता है कि पाकिस्तान में 60% पाकिस्तानी पॉपुलेशन यंगस्टर्स पर मबनी है, तो उनसे उस यूथ डिविडेंड से हम कैसे फ़ायदा ले सकते हैं। तो ये जो पूरी आबादी की साइंस है, ये भी हम दिन रात कोशिश करते हैं कि फैक्ट्स एंड फिगर्स आवाम तक पहुंचाए जा सके। जैसे कि हम देखते थे टीवी पर एड्स और फिर और भी लाइक डिफरेंट, अब तो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया से ये मैसेज बहुत ज़्यादा कन्वे किया जाता है। लेकिन एक वक्त था समन कि लोग इस टाइप के एड्स को और उनमें जो अवेयरनेस दी जा रही है, जो मैसेज कन्वे किया जा रहा है, यानी फैमिली प्लानिंग, उसको माइंड करते थे, उसको पॉजिटिवली नहीं लेते थे और फिर उसमें वो रिलीजियसली भी बहुत सी चीज़ें ऐड कर लिया करते थे। अगर हम 25 साल पहले के लोगों के बिहेवियर्स देखें, उनका रिस्पॉन्स देखें और आज का देखें, तो इस हवाले से आप क्या कहोगे? आई थिंक माइंड तो क्या करना, जब अगर आपकी अपनी ही लाइफ की इम्प्रूवमेंट की बात है तो एक लम्हे के लिए सोचना चाहिए कि लेकिन आई थिंक दिस इज़ प्रिसाइजली द रीज़न कि जो पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट जैसे डिपार्टमेंट्स कायम किए जाते हैं कि बिहेवियर चेंज पे काम कर सकें और ऐसी तमाम नॉर्म्स को प्रमोट करें जो आवाम की अपनी वेलफेयर से रिलेटेड है। सही, बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो सिविलाइज्ड कंट्रीज़ हैं, मॉडर्न वर्ल्ड कह लें आप उसको, या जो टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में हमसे बेहतर हैं, तो वहाँ इस तरह से भी मेजर किया जाता है या एक एस्टिमेट लिया जाता है कि हमारी पॉपुलेशन कितनी है और हमारे पास लैंड कितना है, यानी कितनी पॉपुलेशन के लिए हमारे मुल्क की जो ज़मीन है या उसके वसाइल काफ़ी होंगे। तो क्या पाकिस्तान में या आपका डिपार्टमेंट अभी इस पर काम कर रहा है? आई थिंक इस पे काम तो शब रोज़ होना चाहिए, लेकिन आपने अपने सवाल में इतना इम्पोर्टेंट नुक्ता रेज़ किया है कि रिसोर्सेज और पॉपुलेशन में बैलेंस, और बैलेंस को स्ट्राइक करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे पहले क्वेश्चन में आपने कहा कि लोग माइंड करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में वी रियली नीड टू थिंक कि हम कितने हो जाएंगे और हमारे रिसोर्सेज कितने हैं, और जितने भी रिसोर्सेज जिनमें लैंड, वाटर और आपका इन्वायरमेंट शामिल है, जिसकी डिग्रेडेशन हम कर रहे होते हैं, तो हमें बिल्कुल सोचना चाहिए। और आई थिंक वी शुड स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द रिसोर्सेज एंड द नंबर ऑफ पीपल। अच्छा, आप क्या समझती हैं, जितनी कैंपेनिंग की गई है आपके डिपार्टमेंट की जानिब से, यानी महकमा बहबूद आबादी की जानिब से, क्या उससे लोगों के बिहेवियर्स में फ़र्क पड़ा है? वो इस बात को समझने लगे हैं, उनमें शाऊर आ गया है, या फिर इस शाऊर की या इस आपके इस पॉइंट से एग्री करने की एक बड़ी वजह महंगाई भी है? आई थिंक चूँकि हम लोग बहुत ज़्यादा सोशल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन पे काम करते हैं, विच इज़ बोथ अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट, तो आई थिंक वी कैन क्वान्टिफाई कि इम्पैक्ट हमारा कितना क्रिएट हो रहा है। सो आई थिंक डे बाय डे जो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़र्स की तादाद बढ़ रही है, लोग फैमिली प्लानिंग के मैसेजेस को अब बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, क्योंकि इट इज़ जस्ट नॉट अबाउट एडॉप्शन ऑफ फैमिली प्लानिंग मेथड्स। ये जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डिसिप्लिन है, इसमें वुमेन एम्पावरमेंट की बात है, उनको डिसीजन मेकिंग देने की ज़रूरत के ऊपर हम एम्फसाइज करते हैं। वी ऑल्सो टॉक अबाउट लिटरेसी, जैसे जैसे तालीम बढ़ती जाएगी जो कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस रेट इंक्रीज करता चला जाएगा, टोटल फर्टिलिटी रेट डिक्रीज करता चला जाएगा। और ये तो पूरी दुनिया में रिसर्च से साबित हुआ है कि अगर आपकी आवाम ज़्यादा लिटरेट है और उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, दे हैव एक्सेस टू द रिप्रोडक्टिव हेल्थ फैसिलिटीज़, तो आपको एक नेचुरल इम्पैक्ट मिलता है और आपका जो आबादी की तेज़ी से बढ़ता हुआ दबाव कम हो जाता है। अच्छा, हम डिफरेंट न्यूज़पेपर्स जो इंटरनेशनली न्यूज़पेपर्स हैं उनमें भी ये चीज़ देखने में आई कि पाकिस्तान में एक पॉपुलेशन बॉम्ब एक्सप्लोड हो रहा है। तो आपका डिपार्टमेंट इस हवाले से कोई काम कर रहा है या ऑलरेडी हम पाकिस्तान में हमारी आवाम को इस हवाले से कोई अवेयरनेस दे रहे हैं? ऐसा ये टर्म यूज़ क्यों की जा रही है? आई थिंक वही अगेन रिसोर्सेज की जब हम बात करें और बैलेंस की बात करें, लेकिन पाकिस्तान में जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है वो बहुत हाई है, वो इस पूरे रीजन में सबसे ज़्यादा हाई है। और बल्कि अगर आप नेबरिंग कंट्रीज़ में भी देख लें, बल्कि और मुस्लिम कंट्रीज़ में भी देख लें, तो सबसे ज़्यादा हाई है। तो आई थिंक वी रियली नीड टू स्लो इट डाउन, और इसके लिए एक ही हल होता है कि आप फैमिली प्लानिंग मेथड्स को अडॉप्ट करें, एक बच्चे की पैदाइश के बाद सोचें, गैप दें,
लेकिन कुछ और भी बुनियादी तसव्वुरात हैं जो इंसानों की ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे मदर फीड ले लें तो वो एक कुदरती वक्फे का ज़रिया भी है और बच्चे की और माँ की सेहत का ज़ामिन भी है। सो इस तरह के तमाम मैसेजेस जो इंडिविजुअल्स, बच्चे, माँ और इवन मेल इंगेजमेंट पर हम बहुत एम्फेसाइज़ कर रहे हैं, उन सब की सेहतों के साथ जुड़ी हुई चीज़ भी है। तो अगर आप ये करते जाएंगे और अगर आपके पास एक सेहतमंद आपके पास आबादी होगी तो आपका मुल्क भी तरक्की करेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ में भी बहुत हेल्प मिलेगी। अच्छा समन, एक और चीज़ जो कि हम अगर सर्वेस को भी देखें, पॉपुलेशन सर्वेस को भी, तो पाकिस्तान जो है वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी पाकिस्तान का जो है, यानी जो बच्चे छोटी एज में इन्फेंट्स 5 साल की उम्र तक वो से पहले ही बल्कि वफ़ात पा जाते हैं। अब एक तरफ पाकिस्तान में बच्चे पैदा भी हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, और अगर उसके ऑपोजिट चीज़ देखी जाए, उनकी एक कसीर तादाद जो है वो 5 साल से पहले वफ़ात पा जाती है। और इन दोनों चीज़ों में, यानी उनकी पैदाइश भी और उनकी वफ़ात भी, और ये 5 साल की एज से पहले पाकिस्तान इन दोनों में हाई नंबर्स पे स्टैंड कर रहा दिखाई दे रहा है। तो एक ये कॉन्ट्रोडिक्टरी सी एक सिचुएशन है। तो क्या आपका डिपार्टमेंट इस पर भी काम कर रहा है? ऐसी सिचुएशन क्यों है कि एक तरफ तो बच्चे पैदा भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और फिर वो बेचारे भी 5 साल की उम्र को नहीं पहुँचते और उनकी डेथ हो जाती है। तो क्या ये वसाइल की कमी है कि उन्हें वो मेल न्यूट्रिशन हो जाते हैं, या बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, या फिर मदर एंड चाइल्ड जो हेल्थ है उस पर हमारा फोकस नहीं है अभी तक? आई थिंक अगर आप ये देखें कि कम उम्री की शादियाँ पाकिस्तान में कितनी हो रही है, अगेन आई थिंक वन ऑफ द हाईएस्ट रेशोज़ इन पाकिस्तान के जो बिल्कुल कम उम्री में शादी कर दी जाती है। तो ऐसे बच्चे जो एक 20 इयर्स या उससे बियॉन्ड जो कोई माँ पैदा करेगी, उसके ज़िंदा रहने के चांसेस और सेहतमंद होने के चांसेस कहीं ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन कि जो एक टीन एज में एक माँ बच्चा पैदा कर रही होती है। आई थिंक पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली एक बहुत ही अजीब सोशल ट्रेंड है, और इसको तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्करेज भी करती हूँ कि एक बच्चा या बच्ची जो अभी अपने आप को पूरी तरह संभाल नहीं सकते, उसको पेरेंट्स बहुत फ़ख्र से शादी कर देते हैं। सही। और ये एक डेंजरस ट्रेंड है, और आई थिंक इसको ज़्यादा से ज़्यादा हमें डिस्करेज करना चाहिए। सही। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन बाकी वैसे कुछ परसेंटेज इंप्रूवमेंट्स भी आई हैं, बिकॉज हेल्थ की कंडीशंस बहुत बेहतर हो गई हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होने के बाद। तो मदर एंड चिल्ड्रन के फ्रंट पे बहुत सक्सेस स्टोरीज भी हैं। लेकिन आई थिंक जहाँ पे सोशल बिहेवियर का ताल्लुक है ना, उसमें ये कम उम्र की शादी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि इस इशू को ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहा है। सही। अच्छा समन, एक और चीज़ मुझे बताइएगा, माशाल्लाह आप खातून हैं खुद, और फिर जिस डिपार्टमेंट में आप काम कर रही हैं बहुत इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ बहुत सेंसिटिव भी है। तो बीइंग अ वुमन, आपको कभी लगा कि जब से मैं इस फैमिली प्लानिंग के डिपार्टमेंट में आई हूँ आपको किसी किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ा हो? आई थिंक ये बहुत ही यूनिक डिपार्टमेंट है। तकरीबन हमारी 14,000 के नज़दीक HR है, और जो हमारी HR है उसमें भी निस्फ कंप्राइजेज ऑफ विमेन। उनमें डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, जो आउटरीच स्टाफ है, बहुत सारे मोटिवेटर्स, मोबिलाइजर्स जो आपके घरों में आके भी एजुकेट करते हैं, और फिर हम रूरल और अर्बन हर एरिया में ऑपरेट करते हैं। एंड वी आर ऑल्सो इंक्रीजिंग आवर सर्विसेज। जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है तो तकरीबन आपके डोर स्टेप लेवल तक सहूलियात की फराहमी, ये हमारे डिपार्टमेंट का मिशन है, और वो अब से नहीं, खैर वो बहुत सालों से वो परफॉर्म भी कर रहा है। लेकिन आई थिंक वक्त के साथ साथ बहुत बेहतर भी हो रहा है, लोगों का रवैया बहुत बेहतर हो रहा है, एक्सेप्टेंस इस पूरी इन्फॉर्मेशन की बहुत बेहतर हो रही है। एंड आई थिंक बाय वर्चू ऑफ दिस प्रोग्राम, और मुझे लगता है एक ट्रिब्यूट पेश करना चाहिए टू ऑल सच फीमेल वर्कर्स, मेल वर्कर्स, जो इतने मुश्किल टॉपिक पे घर घर जाके लोगों को एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। यही मैं आपसे जानना चाह रही थी कि जब पोलियो टीम्स भी जब जाती हैं बच्चों के लिए, तो उन्हें भी बहुत से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, उन्हें डिफरेंट चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो क्या फैमिली प्लानिंग की जो टीम्स आती हैं उन्हें भी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, लोगों को एजुकेट करने में, उन्हें कन्विंस करने में? ज़रूरी तो नहीं कि हर शख्स हमारी बात को पॉजिटिव ले, और लोग अब क्या वेलकमिंग होते हैं या रेजिस्टेंट ही होते हैं भी? अच्छा, मोस्टली जो मैंने ट्रेंड देखा है, जितना हमें फील्ड से इंफॉर्मेशन आती है, it's a mixed response. Some of the people are simply not interested in knowing about it. अच्छा. Some of the people would try to contact and reach out to you to know more. सही. So I think mix है, लेकिन ज़्यादा important बात ये है कि हम youngsters को engage करें, क्योंकि एक्टिविज़म होता है, और आई थिंक कल को जिन्होंने फैमिली में जाना है, शादियाँ होनी है, उनको अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इन एरियाज़ को कवर करने के लिए अभी हमने मैरिटल काउंसलिंग की एक स्कीम स्टार्ट की है, और इन तमाम एस्पेक्ट्स में हमें कम्युनिटी के इन्फ्लुएंसर्स और मोबिलाइजर्स सबका बहुत ताउन हासिल है। इवन आपको हैरत होगी, पंजाब भर में उलेमास एंड इमाम्स एंड खतीब्स हैव हेल्प्ड अस इन अ बिग वे,
खासतौर पे मदर फीड जैसे इंपॉर्टेंट मैसेज को घर घर उन्होंने डिसेमिनेट किया है। इसी तरह ख़ानदानी मनसूबाबंदी की अहमियत और इसके जो अच्छे एस्पेक्ट्स हैं उनको भी हाईलाइट किया। ज़बरदस्त। अच्छा, आप समझती हैं कि अब तो सोशल मीडिया इतना ज़्यादा एक्टिव हो गया, गांव देहात कस्बे शहर हर जगह पर हर शख्स के पास किसी न किसी शक्ल में टच फ़ोन स्मार्टफोन है और वो कनेक्टेड है सोशल मीडिया से। तो आपको लगता है कि सोशल मीडिया के ऊपर भी यकीनन कैंपेन्स चल रही है, लेकिन उसके बावजूद डोर टू डोर जाने की ज़रूरत अभी भी मौजूद है? नहीं, आई थिंक क्योंकि सोशल मीडिया की पेनिट्रेशन अभी पूरे पंजाब में तो नहीं। अगर हम पंजाब की बात कर लें, तकरीबन निस्फ आबादी अभी इससे मुस्तफ़ीद हो रही होगी, लेकिन बहुत सारी आबादी और सेगमेंट्स ऐसे हैं कि जो इससे कनेक्टेड नहीं होंगे। तो जब गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन करनी है, हमने सबके लिए काम करना है, सहरा हो पहाड़ी इलाका हो। ये तो है। आपने इवन पोलियो के कैंपेन में भी देखा होगा कि कोई कैमल राइड करके भी जा रहा है तो वहाँ पे भी जाके पोलियो के 2 ड्रॉप्स पिलाने के लिए जा रहा है। सो इसी जज्बे के तहत हमारा भी पूरा डिपार्टमेंट काम करता है। हम कैंप्स भी करते हैं फार ऑफ एरियाज़ में जहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं, वहाँ पे डॉक्टर्स खुद जाते हैं, कैंप्स करते हैं, फ्री मेडिसिन। आई थिंक हर चीज़ फ्री जो है ना वो दी जा रही है, काउंसलिंग से लेके कॉन्ट्रासेप्टिव तक, एवरीथिंग इज़ प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट। इससे सिर्फ इम्पॉर्टेंट बात यह कि लोग इसको रियलाइज़ करें, इट इज़ फॉर देयर बेटरमेंट एंड अल्टीमेटली फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री। सही सही। तो समन हमारे साथ मौजूद हैं जनाब। बहुत ही अहम ये गुफ्तगू इस वक्त जारी है जिसकी के तमाम तर पाकिस्तानियों को सुनने की ज़रूरत है, ख़ासकर जो कि मैरिड हैं और फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं अपनी। तो एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं जनाब, कहीं मत जाइएगा। क़याम रमज़ान में खुशामदीद जनाब। किचन से बहुत ज़बरदस्त खुशबुएं आ रही हैं। महविश, आज तो आपने कमाल ही कर दिया, इतनी ज़बरदस्त खुशबुएं आप हमारे तक भेज रही हैं। आपको रोज़ा लग रहा है? रोज़ा है हमारा और आज लग भी रहा है, वैसे आज मुझे फील हो भी रहा है। अच्छा समन, आपसे मैं ये बातें करना चाहूँगी कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनमें ये जेनेटिक डिसऑर्डर की डिजीज़ बहुत ज़्यादा हैं। जैसे पाकिस्तान में बच्चों में जो उन पे बाय बर्थ उनमें कोई ना कोई बीमारी होती है, वो थैलेसीमिया हो, वो कोई भी बीमारी हो। तो क्या आपका डिपार्टमेंट इस पर काम कर रहा है या ये डिपार्टमेंट्स अलग हैं? नहीं, हम चूँकि जैसे अवेयरनेस की बात मैंने स्टार्ट में बताई, वी ट्राई टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन ऑल दीज एरियाज। इसमें थैलेसीमिया, हेपेटाइटिस और एड्स, उसमें हमने बल्कि रिसेंटली बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन चलाई मैरिटल काउंसलिंग के नाम से। मैरिटल काउंसलिंग इज़ ऑल अबाउट कि आप ब्लड स्क्रीनिंग करवा लें, विच इनेबल्स यू टू डिसाइड, और अगर आप में कोई इस तरह से प्रॉब्लम है तो फिर आप शादी की बजाय अपना इलाज करवाएं। लेकिन क्योंकि ये बीमारियां शादी से परपैचुएट ज़्यादा होती हैं, सही, अच्छा। तो अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ, ट्रस्ट के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इट इज़ बेटर टू गो फॉर टेस्ट एंड स्क्रीनिंग एंड फर्दर। और आप कह रहे हैं जैसे डोर टू डोर हमारी ये कैंपेन्स होती हैं, लोग जाते हैं, आपकी टीम से आती हैं और बात करती हैं, तो लाइक लोग फिर सोच समझ के बच्चे पैदा करें। जैसे आपने कहा है कि अपनी ब्लड स्क्रीनिंग करवा लें, अगर आप बिल्कुल बगैर किसी परेशानी के ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी फैमिली एक हेल्दी फैमिली बनाना चाहते हैं, एक बैलेंस्ड फैमिली, तो आप समझती हैं कि ये एक कोलैबोरेशन में आपका डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहा है या आप ही का डिपार्टमेंट इस जिम्मेदारी को अदा कर रहा है? नहीं, जो पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट है इसमें जो प्राइमरीली हम काम करते हैं वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ और उसके मुतालिक हर तरह की एजुकेशन। फिर सेकंड एरिया हो गया डेमोग्राफी, जो कि आबादी और उसकी साइंस से रिलेटेड है। बट वी वर्क कलेक्टिवली, हमारे बहुत सारे एरियाज़ में वर्किंग बाकी जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, जिस तरह तालीम का महकमा हो गया, हेल्थ का डिपार्टमेंट है, उनके साथ मिलके करते हैं। ठीक है। सो वी आर नॉट लाइक अलोन। यस, बिल्कुल। और शुरू में आपने पंजाब पॉपुलेशन इनोवेशन फंड का जिक्र किया, उसमें भी प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके काम किया जा रहा है और उसमें इन तमाम एरियाज़ में मेल एंगेजमेंट और यूथ एक्टिविज्म उसको क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। सही। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जैसे अब आपकी टीम जाती हैं डोर टू डोर, तो उसमें तो आप डायरेक्ट लाइक एक फैमिली से मिल रहे हो या हेड ऑफ़ द फैमिली से, हस्बैंड वाइफ उनसे मिल रहे हो, तो आप क्या समझती हैं कि जो एजुकेटेड लोग हैं उन्हें कन्विंस करना, उन्हें समझाना ज़्यादा ईजी है बजाय के जो लोग अभी इलिटरेट हैं, या कि दोनों एक ही तरह से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, या कि पढ़े लिखे लोग ज़रा जल्दी समझ जाते हैं बात को, और रिस्पॉन्स कहाँ से पॉजिटिव ज़्यादा आ रहा है? आई थिंक जब रूटीन की काउंसलिंग या उसकी हम बात करें तो मेरे ख्याल में इट्स अ मिक्स्ड रिस्पॉन्स अगेन। एजुकेटेड लोग भी ज़रूरी नहीं आपको बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज दें। दैट्स वाई नाउ वी आर शिफ्टिंग टू इंफोटेनमेंट, अवेयरनेस थ्रू
इंफरटेनमेंट, सो दैट कि लोगों को एक लॉन्ग टर्म अवेयरनेस दी जाए थ्रू ड्रामास, शॉर्ट फिल्म्स। अब हम उस पर भी काम कर रहे हैं। हाँ, और वो बहुत लाइक सटल तरीके से और आर्टिस्टिक मैनर में इस तरह से अवेयरनेस दी जाए कि उनके जहनों पे एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट रहे। एंड बेसिकली जो आइडिया ये है कि लोग खुद दे शुड मेक अ डिसीजन मेकिंग एंड बहुत ही रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग। तो हमारा तो काम ये है कि लोगों को इनेबल किया जा सके। अच्छा, आपके डिपार्टमेंट का टारगेट क्या है कि जैसे 2030 तक पॉपुलेशन का क्या टारगेट होना चाहिए और उसे फिर अचीव करने के लिए क्या आप इकदाम कर रहे हैं? अच्छा, हमारा डिपार्टमेंट बहुत ही टारगेट ड्रिवन है। समटाइम्स वी आर क्लोज टू मीट आवर टारगेट्स एंड समटाइम्स वी आर नॉट। आई मीन वन शुड बी रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल टू एडमिट, बिकॉज ये आवाम के साथ जुड़ा हुआ महकमा है, सो आवाम के बिहेवियर का डायरेक्ट असर पड़ता है महकमे की परफॉर्मेंस पे। नेवरदलेस डिपार्टमेंट का ये भी काम है कि आपने 24/7 वो सर्विसेज देते रहना है, सो दैट यू आर एबल टू टच दैट टारगेट एट सम पॉइंट इन टाइम। अब फॉर एग्जांपल हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेलेंस रेट है, उसके टारगेट्स फिक्स्ड हैं। अगर उतनी आवाम जो मैरिड कपल्स हैं वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स इस्तेमाल कर लेंगे, सो वी हैव अ प्रोजेक्शन एंड वी नो कि अब आबादी में इतना डेंट डाल सकते हैं। सो लेट्स एज्यूम कि अगर आपके 50 लाख लोग एनुअल ऐड हो रहे हैं, तो अगर फैमिली प्लानिंग के मेथड्स को यूज़ करें, कॉन्ट्रासेप्टिव्स को वक्फा करें, तो इससे कितना डेंट क्रिएट हो सकता है। तो अगर आप 4 बच्चे पैदा करें तो आप 2 बच्चे पैदा कर लें, और जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनमें भी वक्फा करें, उनकी पैदाइश में वक्फा करें, जो कि माँ और बच्चे दोनों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। और टाइम मिल जाता है ना बच्चे की हेल्थ को, उसकी तरबियत को। एब्सोल्युटली। फिर आप एक बच्चे की पेरेंटिंग पे कितना वक्त लगा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको बच्चा कब करना है, आप उसका एक परफेक्ट टाइम डिसाइड करें। मैंने बहुत सारा ये देखा है कि लोग खवातीन के केस में वो अपनी पहली जॉब छोड़ देती हैं जब उनका पहला बेबी पैदा होता है, बिकॉज द एंटायर स्ट्रेस ऑफ लुकिंग आफ्टर चाइल्ड एंड मैनेजिंग वर्क बैलेंस बहुत मुश्किल है। फिर चूँकि चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा भी नहीं होती, तो फिर उस स्ट्रेस में लड़कियाँ सबसे पहले अपनी जॉब छोड़ देती हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड लड़कियाँ भी शामिल हैं जो शायद करियर अडॉप्ट करें तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर सकें। तो इस तरह ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। तो अगर आप एक सेक्टर इम्प्रूव करते हैं तो उसका एक अच्छा असर बाकी सारे सेक्टर्स पे भी पड़ता है। सही। अच्छा, जैसे कि हम देखते हैं जो सिविलाइज्ड कंट्रीज़ हैं, आई मस्ट से, या तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, कनाडा है, यूरोप है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जैसे जैसे वहाँ पे बच्चे पैदा हो रहे हैं, नई जनरेशन प्रोड्यूस हो रही है, रिप्रोडक्शन आगे बढ़ती जा रही है, तो गवर्नमेंट इस चीज़ में बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले करती है। वो जहाँ पर छोटे बच्चे हैं या कोई न्यू बॉर्न है, तो गवर्नमेंट एक तो उसके लिए अलाउंस देती है उसके पेरेंट्स को, फिर उनके जो ऑफिस हैं, उनके इदारे हैं, वहाँ पर बच्चों के डे केयर सेंटर्स होते हैं कि माँ बच्चे को साथ ला सकती है। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में हम इस तरफ बढ़ रहे हैं, किस हद तक बढ़ चुके हैं? आई थिंक इंसेंटिवाइज करना अपॉन सम पॉजिटिव बिहेवियर, ये एक टूल है जिससे एक हद तक आपको मदद मिल सकती है। लेकिन जिस तरह से अब पाकिस्तान की आबादी है, इस पर हमें एक मेजर लेवल पे अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। अगर आप इंसेंटिवाइज कर रहे हैं, जैसे बहुत सारी फीडिंग मदर्स को आप इंसेंटिव्स दे रहे हैं, इसी तरह मैंने देखा है कि काफ़ी पहले बच्चे की पैदाइश पे भी इंसेंटिव्स देती है, लेकिन हमारे मसाइल बहुत डिफरेंट है। अच्छा। एंड आई थिंक इट इज़ हाई टाइम दैट वी डू रियलाइज़ कि ये बहुत बड़ा मसला है जो कि आइंदा आने वाले सालों में मैनेज करना और भी मुश्किल होता चला जाएगा। तो इसको एक बैक बर्नर पे डाल देना और इसको रिलेटिवली इतना इम्पोर्टेंट ना समझना भी एक बहुत बड़ी गलती है। सही सही, हाँ बिल्कुल। हाँ, वही जो हमारी बात का मकसद भी यही था कि जो हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन है इस वक्त, और अपने घर को चलाने के लिए, अखराजात को पूरा करने के लिए हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हुए होते हैं, जो दोनों हैं वो वर्किंग पेरेंट्स होते हैं। तो ऐसे में फिर बच्चों को टाइम देना भी एक काम है। तो किस तरह से मतलब आप लोगों को इस बारे में अवेयर करते हैं और आप समझते हैं कि लोगों ने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना शुरू कर दिया? जैसे भी आपने कहा कि जैसे ही पहला बेबी होता है, अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़कियां, यहाँ तक कि जो ऑलरेडी ऑन जॉब है वो भी अपना काम छोड़ के बैठ जाती हैं। तो ऐसे तो हम इकॉनमी में भी पीछे चले जाएंगे और पॉपुलेशन तो अपनी जगह पे बढ़ ही रही है। तो एक बैलेंस रखने के लिए लोगों को कैसे अवेयर किया जा रहा है? आई थिंक अगेन बिहेवियर चेंज ये बहुत ही अंडररेटेड होता है, लोग इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझते। लेकिन आपने जितने ममालिक का नाम लिया उसमें उनकी व्हाट इज़ देयर फिलॉसफी टुवर्ड्स लाइफ, what is their course of action that they have adopted, that plays a significant role. और उसमें एक बिहेवियर चेंज के साथ साथ मेंटल शिफ्ट उसका आना बहुत ज़रूरी है। अब आप जापान को देख लें, आई थिंक वर्क आवर्स ज़्यादा है, ख़वातीन की पार्टिसिपेशन ज़्यादा है। चाइना में ख़वातीन बहुत एक्टिवली हर मेरे ख्याल में ज़िंदगी के शोबे में अपना किरदार अदा कर रही हैं। तो वो भी तो मदर्स होंगी, लेकिन दे क्रिएट अ बैलेंस एंड दे मूव ऑन विद देयर लाइफ।
तो आई थिंक एक्सटेंडेड फैमिलीज़ और स्पेशली जो आपके लाइफ में पार्टनर, उन सबकी इंकरेजमेंट और उनकी एक्सेप्टेंस सब बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, तो म्यूचुअल विलिंगनेस से फिर आई थिंक बहुत अच्छे सोल्यूशन सीख करके आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। और जो हमारी माएँ हैं शायद उनके करियर्स उतने ही इंपॉर्टेंट थे जितने हमारे होंगे, हमारे हैं, बट वी नीड टू थिंक लाइक दैट। यस। अच्छा, अभी जो वज़ीर आला पंजाब हैं उन्होंने भी बहुत ज़्यादा इस बात पे फोकस भी किया, उन्होंने इस टॉपिक पे बात भी की, और जो पीछे भी हुकूमत अभी गुजरी उनका भी कहना था कि भले प्राइवेट इदारा है या सरकारी इदारा है, लेकिन हम इस चीज़ को अब मैंडेटरी करेंगे कि डे केयर सेंटर या बच्चों की नर्सरी वहाँ पर होनी चाहिए, क्योंकि जिन ख़वातीन के घर पे ऐसा बैकअप नहीं है, कोई बड़े मौजूद नहीं है, और ये नाना नानी या दादा दादी की जिम्मेदारी भी नहीं है कि वो बेचारे बुढ़ापे में छोटे छोटे बच्चों को संभालें, तो अब आपको लगता है कि इस चीज़ की ज़रूरत है और प्रैक्टिकली हमारी गवर्नमेंट इस जानिब जा रही है कि ऐसी कोई सहूलत वर्किंग वुमेन जिनके छोटे बच्चे हैं उनको दी जाए? नहीं, आई मस्ट से जब से चीफ मिनिस्टर साहिबा ने एक्शन में स्टार्ट किया, आई थिंक शी इज़ फॉलोइंग द राइट एजेंडा। वो वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रही है, बिल्कुल। और आई थिंक चूँकि मैंने बताया कि कॉम्प्लेक्स इंटरलिंक है इन सारे सेक्टर्स का आपस में, तो चूँकि वो माशाल्लाह इसको परस्यू कर रही हैं, एंड आई थिंक फर्स्ट टाइम उन्होंने इसको हाईलाइट भी किया, तो फ्यूचर में इसके बहुत ही अच्छे नतीजे सामने आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक छोटी सी जनाब हमें ब्रेक लेनी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अहम कॉन्वर्सेशन जारी है, और फैमिली प्लानिंग के हवाले से समन हमें आगाह करी हैं कि एक बैलेंस फैमिली बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, सोसाइटी में आगे बढ़ने के लिए। तो जो महकमा बहबूद आबादी है वो अपनी जिम्मेदारियों को किस तरह से अदा कर रहा है, इस पर हमने पूरी कोशिश की कि समन से हम हर सवाल का जवाब ले सकें और उनकी एडवाइजेस आप तक पहुंचा सकें। समन का शुक्रिया अदा करेंगे, बहुत शुक्रिया समन। एक ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, आपको किचन में लेकर जाएंगे, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद जनाब। क़याम रमज़ान में किचन की जानिब चलते हैं और महविश से पूछते हैं कि सबरोसों से आज उन्होंने कश्मीर बनास्पति या कश्मीर कुकिंग ऑयल में क्या रेडी किया है। तो आज का मेन्यू मैं भूल जाती हूँ, एक्चुअली महविश में बातों में लगी हुई होती है, बहुत से क्वेश्चंस मैं कर रही हूँ तो लोगों से मैं भूल जाती हूँ। कुछ चाइनीज रोल्स आपने मुझे, हाँ वही ना, तो आप ज़रा थोड़ा सा रिपीट करें हमारे व्यूअर्स के लिए। आज मैंने बनाए हैं चाइनीज़ ब्रेड रोल हैं, और उसके साथ मैंने बनाया है फ्रूट ट्राइफल है, और उसी के साथ साथ है बेसल सीड ड्रिंक, जो कि मेरे ख्याल में हर घर में बनता है, लेकिन मैंने थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में बनाया है। तो सबसे पहले मैंने बनाए हैं चाइनीज़ ब्रेड रोल। इसमें मैंने लिया है ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं 8 अदद, चिकन बोनलेस लिया है, बॉयल करके इसको चॉप कर लेना है, आलू उबले हुए 2 अदद, शिमला मिर्च चॉप की हुई, बंद गोभी 1 चॉप की हुई, अंडे 5 अदद, नमक, काली मिर्च, सोया सॉस और चिली सॉस जनाब स्क्रीन पर आ चुकी है, 1-1 चम्मच, और पिसी हुई जो मिर्च है चॉप की वो भी 1 से 2 अदद, मैदा 3 खाने के चम्मच, प्याज, गाजर और धनिया कटा हुआ वो भी चॉप किया हुआ तकरीबन आधा कप, और हरी मिर्चें नहीं इसमें 3 अदद। इन सबको हमने चॉप करके अच्छे तरीके से ब्लेंडर में हमने ब्रेड के ऊपर इसको कोटिंग करनी है। कोटिंग करने के बाद हमने इसको जो अंडा है उसके साथ कोट करके इसको हमने फ्राई कर लिया है। आप फ्राई करने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करें, मैंने भी कश्मीर कुकिंग ऑयल में ही फ्राई किया है। और जो हमारी सेकंड रेसिपी है वो है फ्रूट ट्राइफल। इसमें मैंने लिए हैं केले 6 अदद, बल्कि सीजनिंग आप जो भी फ्रूट्स लेना चाहें जो सॉलिड हों वो आप ले सकते हैं। इसमें केले हैं 6 अदद, सेब है 3 से 4 अदद, स्ट्रॉबेरीज हैं 2 कप, दूध है 1 लीटर, वनीला कस्टर्ड है 3 खाने के चम्मच। टीवी पर भी है जनाब स्क्रीन पे रेसिपी थोड़ी सी शुगर का, हाँ अच्छा, आज आपने शुगर यूज की है? आज मैंने थोड़ी सी शुगर यूज की है क्योंकि कस्टर्ड में थोड़ी सी शुगर डालना मतलब जरूरी है। वो 3 खाने के चम्मच है, और प्लेन केक लिया है मैंने तकरीबन 8 से 9 स्लाइसेस हैं, स्ट्रॉबेरी जेली है 1 कप। सबसे पहले मैंने जेली को बना लिया, बनाने के बाद सबसे पहले मैंने जो उसकी बेस बनाई है डिश की वो मैंने जेली से बनाई है। उसके बाद मैंने इसके ऊपर केक के स्लाइसेस रखे हैं, फिर मैंने दूध बॉयल करके उसमें शुगर ऐड करके कस्टर्ड ऐड करके उसको कुक कर लिया है। कुक करने के बाद उसके अंदर मैंने उसको एक साइड पे करके मैंने इसमें सारे फ्रूट्स ऐड किए, उनको मिक्स किया और मैंने इसको पोर कर दिया, और मैंने इसकी फ्रेश क्रीम के साथ और स्ट्रॉबेरी के साथ इसकी गार्निश कर लिया। और हमारी जो थर्ड ड्रिंक है जनाब, ड्रिंक है वो है बेसल सीड ड्रिंक, जैसे तुकमलंगा का जो दूध है वो है। इसमें बेसल सीड मैंने लिए हैं तकरीबन 3 चम्मच। इसको आपने पहले भिगो लेना है, अगर रात को भिगो लें तो इज़ गुड, अगर 1 घंटा पहले भिगो लें तो भी ठीक है। दूध लेना है 2 गिलास, शरबत रेड कलर का लेना है या ग्रीन जो भी आप अवेलेबल है या जो भी पसंद है वो 3 से 4 खाने के चम्मच, और बर्फ़ लेनी है हस्बे ज़रूरत। और इसमें जो मैं ऐड कर रही हूँ है 4 केले। रेसिपी भी जनाब टीवी स्क्रीन पर आ चुकी है। अच्छा, आपने इसमें बनाना आपने मिल्क में बनाया है? मिल्क और बनाना को मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड किया। एंड पे मैंने इसमें बेसल सीड जो पानी में भिगोए हुए थे वो डाले हैं,
और उसके बाद इसमें आइस डाल के मैंने इसको ग्लासेस में पोर कर दिया। अच्छा, वैसे ये जो बेसिल सीड्स की आप बात करी, ये तो आप अगर सिंपल दूध में भी इसको पिए तो ये काफ़ी फुलफिलिंग, सेटिस्फैक्ट्री होता है, आपकी भूख और एनर्जी वगैरह का लेवल ये पूरा करते हैं। आपने तो इसमें बनानास भी डाले हैं और इसमें रेड सिरप यानी वो सुर्ख लाल शरबत, हमारे आवाम का जो मैं भी सबसे पसंदीदा है इफ्तार के दस्तरखान पे। तो ये काफ़ी हैवी सी नहीं हो गई होगी? अच्छा नहीं, ये इतना नहीं है। आप शरबत का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ना कीजिए, 1 टेबल स्पून या बल्कि आप 1 चम्मच भी 2 ग्लासेस में डाल सकते हैं। जस्ट हमने कलर चेंज करना है, ठीक है। और जो बनाना है वो आप 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, लेकिन बनाना तो वैसे बड़ा गुड है। और फ्रूट्स का इस्तेमाल जो इफ्तारी में या हो या सहरी में हो, वो दोनों ही बेस्ट है। आपको एसिडिटी से भी रोकता है। मतलब आपको कुछ भी खाया हैवी फील नहीं होता। और उसी के साथ साथ मैंने बनाए हैं सबरोसो के सीख कबाब, उनको भी मैंने फ्राई किया है और उसको मैंने फ्राई किया है कश्मीर कुकिंग ऑयल के अंदर। सही, आज टाइम शॉर्ट था, अदरवाइज मैंने समोसे भी फ्राई करने थे। अच्छा, समोसे भी आपका भी था इरादा। अच्छा, ये जो ड्रिंक आपने बनाई है महविश, आप क्या सजेस्ट करती हो कि इफ्तार आपने कर लिया है तो इसको बिल्कुल आप बिल्कुल स्टार्ट में आप इसे यूज कर लें, या कि जब आपने जो खाना था खा लिया तो आप एंड में इसको पिए? मैं प्रेफर करूंगी कि आप इसको पहले यूज करें। अच्छा। जैसे इफ्तार आप खोलते हैं, आप खजूर के साथ और दूध के साथ अगर इफ्तार खोलते हैं तो ये बहुत अच्छा है। और ये बहुत ज्यादा, इसके बाद ये होगा कि आप बहुत ज्यादा नहीं खाएंगे। अगर आप पहले सब कुछ ऑयली या फ्राइड आइटम्स सब कुछ खा लें और उसके बाद ऊपर से दूध पिए तो इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। अच्छा, यानी तो आप सबसे पहले दूध का इस्तेमाल करें और उसके थोड़े से वक्फे के बाद आप इफ्तारी, ताकि भूख भी कम लगे और आप गलत चीजें कम से कम खाएं, उनसे बच सकें। अच्छा, एक चीज जो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, आपने जो आज ये फ्रूट ट्राइफल बनाया है उसकी बेस आपने कहा कि आपने जेली के साथ बनाई है, और उसमें फिर आपने मेरे ख्याल स्पंज केक की भी बेस बनाई। टी केक सिंपल आपको किसी भी बेकरी से मिल जाएगा। मैंने टी जो केक है उसके स्लाइसेस हैं उनको कट करके लगाया है, और जो फ्रूट्स हैं उन सबको मैंने मिक्स किया है। एक्चुअल में ना ट्राइफल में मोस्टली लोग क्या करते हैं, जेली को टॉप पे कर देते हैं। ये आप मुझसे पूछने लगी थी। तो मैंने इसको बेस किया है ताकि जो हमारी जो फ्रूट्स हैं, अगर आप इसको फ्रिज में रखते हैं तकरीबन 30-40 मिनट, आपके पास टाइम कम से कम है, तो आपने जो बेस है उसकी जेली ही करनी है और जो फ्रूट्स जो कस्टर्ड है उसको टॉप पे करना है ताकि वो जल्द अज जल्द ठंडा हो जाए आपके इफ्तार के लिए। सही। और आपने इसमें फ्रेश मिल्क यूज़ किया या कंडेंस्ड मिल्क यूज़ किया? अच्छा नहीं, मुझे इसमें यूज़ करने की तो नहीं, मैं ट्राइफल की बात कर रही हैं। ट्राइफल में मैंने वैसे कंडेंस मिल्क यूज़ किया, लेकिन शुगर मैंने लिखी हुई है तो मैंने शुगर मैं ज़्यादा प्रेफर कम ही करती हूँ। आप शुगर भी 3 चम्मच ले सकते हैं या आप कंडेंस मिल्क भी ले सकते हैं। और इसी के साथ साथ मैं आपको ज़रा बताती चलूँ कि ये जो मैंने चाइनीज़ ब्रेड रोल्स बनाए हैं, इसकी ज़रा थोड़ी सी हमें रिपीट करें। मैं थोड़ा डिटेल ज़रा बता देती हूँ। इसके इतने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं और बना के है सिर्फ रोल। बिल्कुल, ये क्या आप ये देखें कि इसमें सारी वेजिटेबल्स हैं, आपका एक प्रॉपर फुल मील है, और इसमें चिकन भी है, प्रोटीन भी मिलेगा, आपको वेजी भी मिलेंगी, आपको एग भी मिलेगा, ब्रेड भी मिलेगी, कार्ब्स, तो यानी कि एक फुल मील है। इसके बाद आपको सीरियसली खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। और सारे कंपोनेंट्स हो गए ना, थोड़े करके मैंने सारा कुछ इसमें ऐड कर दिया है। और मैं इसमें ये भी बताती चलूँ कि अगर आपने वेजिटेबल चेंज करनी है आप कम भी डाल सकते हैं, और अगर और भी जैसे मटर हैं और या कुछ भी आप ऐसी वेजिटेबल ऐड करना चाहें तो उनको आप बॉईल करके फिर इसके अंदर मैश करके ऐड कर सकते हैं, ताकि जो इसकी कोटिंग है ब्रेड के ऊपर वो अच्छे से कोट हो जाए। और आपने टेंशन नहीं लेनी कि ये कोट नहीं हो रहा, आपने जो उबले हुए आलू हैं वो इसके प्रॉपर बाइंडिंग ताकि वो इसको चिपका देगा। और उसके बाद एग के साथ आपने इसको कोट करके आपने इसको शैलो फ्राई करना है, बहुत ज्यादा ऑयल लगाने की जरूरत नहीं। ये शैलो फ्राई, हाँ अभी देखें मैं ये भी आपको लगती है, ये तो ब्रेड स्लाइसेस हैं और वो बहुत ज्यादा ऑयल एब्जॉर्ब करते हैं, बहुत ज्यादा। तो उससे कैसे बचेंगे? अच्छा, उसके लिए ये है कि अगर आप बिल्कुल हाफ जो चम्मच है आपने वो लेना है, पैन के ऊपर आपने वो लगाया, और उसके बाद आपने उसके सबसे पहले जो जिसके ऊपर हमने ब्रेड के ऊपर जो मिक्सचर लगाया है सबसे पहले आपने वो हिस्सा रखना है, और उसके बाद उसको टर्न करना है। तो दूसरे जो टर्न करने को ना ज्यादा ऑयल की जरूरत नहीं होती है। तो इसके लिए ये है कि आपने कम से कम ऑयल यूज करना है। अगर इसमें तो आप अगर 1 कप भी डाल देंगे तो वो भी गायब हो जाएगा। हाँ वही ना, वो तो ब्रेड तो सारा सोक कर लेगी ना। अभी जितना ऑयल इस पैन में है ये बिल्कुल बहुत थोड़ा सा है, आप समझे कि जैसे ये जो पैन में ऑयल तो क्या इसमें फ्राई हो जाएगा या फुल? अच्छा, ये भी ज्यादा, ये बहुत ज्यादा। मैंने 1 टीस्पून ईच ब्रेड
वाओ, मैंने 1 टीस्पून के करीब लिया, शायद उससे भी कम हो, और बस आपने तवे पे इसको करना है। बेसिकली हर चीज जैसे ऑयल की ब्रशिंग आप समझे, ब्रशिंग की है बिल्कुल, क्योंकि इसमें जो चिकन है वो भी बॉयल है, वेजिटेबल है वो भी बॉयल है, और जो बॉयल नहीं है उनको इतने ज्यादा कुक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसको प्रेस करने के बाद हमने इसको कोट करके इसको गार्निश कर दिया, और आप चाहें तो इसको धनिया से ऊपर से भी गार्निश कर सकते हैं, मगर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अच्छा, आपने अंदर ही ऐड कर दिया है, सही। और इसकी टॉपिंग में क्या क्या यूज हो सकता है? रोज तो चलो हो गए, कोई बॉइल्ड एग बिल्कुल, आप उबले हुए अंडे लेके इसको चॉप करके आप इसकी जो मिक्सचर है जिसके मैंने कोट किया है, आप वो भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। उसके अलावा जो चिकन है, चिकन नहीं है तो अगर आप मटन लवर हैं, अच्छा हाँ बिल्कुल, आप मटन को बॉयल करने के बाद उसके जो मीट को आप चॉपर में चॉप कर लें, आप वो मीट भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, मतलब अप टू यू, जैसा आपको पसंद है। इवन कि आप बीफ का जो कीमा है उसको भी बॉयल करके इसमें ऐड कर सकते हैं। सही सही, यानी कि आप जिस तरह का भी मीट पसंद करते हैं वो आप इन रोल्स में यूज कर सकते हैं। तो ये तो मेरा थैंक्स बोलें कि मैंने महविश से कितनी सारी अंदर की बातें निकलवा ली हैं कि किसी भी तरह, कुछ लोग चिकन पसंद नहीं करते, या कुछ रेड मीट पसंद नहीं करते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मीट नहीं पसंद करते, तो हम इसमें बिल्कुल मीट को स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा। हम जस्ट इसमें आलू लेंगे, क्योंकि जो बाइंडिंग है वो तो आलूओं ने करनी है, और सारी हम वेजिटेबल चॉप करके इसमें डालें। कुछ लोग सिर्फ वेजिटेबल लवर्स होते हैं, हाँ बिल्कुल, तो वेजिटेरियंस होते हैं, तो वो इसको बिना मीट के भी बना सकते हैं। ले जनाब, हमारी किचन की तो तैयारी अब मुकम्मल है, और महविश ने तो माशाल्लाह एज़ यूजुअल सब कुछ बना लिया है। आपका किचन अभी तक कहाँ पहुँचा है, किस स्टेज पर है? क्योंकि इफ्तार का वक्त जो है वो एक एक मिनट लम्हा ब लम्हा कम रहता जा रहा है। सो हम आपसे चाहेंगे इजाज़त, इन तमाम तर डिशेस के साथ मुझे महविश सितारा और महविश निसार को इजाज़त दीजिए, और आप अपने किचन में जाकर देखेंगे आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। इंशाल्लाह।